गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन में करेंगे टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में। टाउन्स यानी कि नगर, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। कि जो नगर थे और व्यापार उनमें कैसा था। न्यू सिटीज़ यानी कि नए नगर या शहर। लेट अस रिट्रेस आवर स्टेप्स बैक टू द अर्बन सेंटर्स दैट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE। कि हम उन नगरों के बारे में जिक्र करेंगे इसमें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। एज वी हैव सीन मैनी ऑफ दीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद। हमने पहले भी पढ़ा है कि अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थीं। वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। यानी कि हमने पहले 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है। 16 महाजनपदों में 16 ही उनकी राजधानियाँ थीं। तो वही कुछ नगर हैं उनमें से जो राजधानियाँ थीं और वो कुछ संचार मार्गों के किनारे पर बसे हुए थे। सम सच एज पाटलिपुत्रा वर ऑन रिवराइन रूट्स। जो पाटलिपुत्र है वो नगर, जो पाटलिपुत्र नगर था वो नदी मार्ग के किनारे पर बसा था। अदर सच एज उज्जैनी वर अलोंग लैंड रूट्स एंड येट अदर सच एज पोहार वर नियर द कोस्ट फ्रॉम वेयर सी रूट्स बिगन। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पोहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मैनी सिटीज लाइक मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर ऑफ कॉमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। कि मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवित केंद्र थे। तो यहाँ पर हम कुछ सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसने बताया है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से अधिकांश जो इनकी राजधानियाँ थी वो सिटीज़ थी। वर्चुअली ऑल और वो कम्युनिकेशन संचार के उस पर मार्ग पर स्थित थी। पाटलिपुत्र था जो नदी मार्ग पर स्थित था। उज्जैनी लैंड रूट्स था यानी कि भूतल पर स्थित था। और जो पुहार था वो समुद्र तट पर था। मथुरा इसके कॉमर्शियल, कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था। तो वो हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्र के बारे में। द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। की पाटलिपुत्र क्या था। ईच सिटी हैड ए हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। पाटलिपुत्रा फॉर इंस्टेंस began as a being for instance began as a village known as Pataligram. Then in the 5th century BC the Magd rulers decided to shift their capital from Rajgah to the settlement and renamed it। कि पहले है ना जो मगध था, मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, और इसे पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। फिर मगध के जो शासक थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से राजगाह में ले जाते हैं और उसका रीनेम उन्होंने राजगीर रखा। बाय द 4th सेंचुरी BC इट वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। और ये 4ठी शताब्दी में मौर्यन एम्पायर की राजधानी बन गया। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, और ये सबसे बड़ी सिटी थी एशिया के अंदर। सब्सिक्वेंटली इट्स इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअलिटी डिक्लाइन when the Chinese pilgrim Xuanzang visited the city in the 7th century. He found it in ruins and with a very small population। कि बाद में इसका महत्व कम हो गया जब चीनी यात्री स्वेन त्सांग 7वीं शताब्दी में यहाँ आया था। तो इस नगर को उसने खंडहर में बदला हुआ मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। नेक्स्ट करते हैं हम अर्बन पॉपुलेशन, इलाइट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। यानी कि सम्भ्रात वर्ग और शिल्पकार। वी हैव सीन दैट किंग्स एंड रूलिंग इलाइट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड
सिटीज़, कि जो राजा थे और शासन करने वाले थे वो एक किलेबंद शहरों में उनमें रहते थे। ऑल दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट एक्सटेंसिव एक्सक्यूशन at most sites because people live in this area even today. Unlike the Harappan cities, a wide range of artifacts have been recovered from them. तो ये क्या कह रहा है कि जो शासक वर्ग था और राजा थे किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों से ये भिन्न हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ हमें मिट्टी के कटोरे मिले हैं और थालियाँ मिले हैं जिन पर चमकदार कलाई चढ़ाई जाती थी। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। दीज इंक्लूड फाइन पोट्री बाउल्स, तो इसमें पोट्री मिली है। डिशेज विद ए ग्लोसी फिनिश नॉन एज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इनको कहा जाता था। प्रोबली यूज्ड बाय रिच पीपल, तो ये रिच पीपल के द्वारा यूज किए जाते होंगे। एंड ऑर्नामेंट, टूल्स, वेपन, वेसल्स, फिगर्स मेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, आइवरी होता है हाथी दांत, ग्लास, सेल एंड टेराकोटा, टेराकोटा होती है ब्रंट सोइल यानी कि आग में पकी हुई मिट्टी। तो वो चीज़ें हमें मिली हैं और शिल्पकार इन सब चीज़ों को बनाता था। तो इस चीज़ के बारे में दे रखी है कि ये मूर्ति मिली है भाई, द गिफ्ट ऑफ एन इमेज, दिस इज पार्ट एन इमेज फ्रॉम मथुरा, तो मथुरा से एक मूर्ति हमें मिली है। प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन है इसकी। वुमेन नेम्ड नागापिया है, द वाइफ ऑफ गोल्ड स्मिथ, तो ये गोल्ड स्मिथ धर्मकार की पत्नी हैं, उसके बारे में ये पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट ये सारे के सारे वही हैं, अपने 16 महाजनपद के बारे में है। कौन कहाँ पर, चोल, चेर, पांडे, ये सारे दक्षिण के अंदर हैं। तो इस तरह से है, इस मैप को एक बार देख लो अच्छे से। तो गुप्त डायनेस्टी था जो वाराणसी में, ये कौशाम्बी में। बाय द 2nd century BCE वी फाइंड शॉर्ट votive inscription in a number of cities. These mention the name of the donor and sometimes specify his her occupation as well. They tell us about people who lived in towns, washing folk, weavers, scribers, carpenters, potters, goldsmith, blacksmith, official, religious teachers, मर्चेंट्स एंड किंग्स। यानी कि जो द्वितीय शताब्दी है उसमें आते आते कई नगरों में छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं। इसमें उस दाता का नाम यानी कि दान करने वाले का नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है कि वो किस व्यवसाय में काम करता है। इन नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपि, बढ़ाई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापार, राजाओं के बारे में विवरण मिलते हैं। समटाइम्स गिल्ड और श्रेणी, ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स आर मेंशन एज वेल। दीज गिल्ड्स प्रोबली procured raw materials, regulated production and market the finished product. It is likely that craft person used a range of iron tools to meet the growing demand of urban elites. तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कभी कभी उत्पादक और श्रेणियों के जो व्यापारी होते थे संघ का भी उल्लेख इसमें मिलता है। यानी कि गिल्ड किसको कहा जाता है? व्यापारियों के संघ को कहा जाता है और इन्हें श्रेणी भी कहा जाता है। ये श्रेणियाँ पहले कच्चे माल को खरीदती हैं, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती हैं। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहा उपकरणों का प्रयोग किया है। तो गिल्ड या श्रेणी आपसे पूछा जा सकता है क्या है? तो ये एक व्यापारियों का संघ है जो कि पहले कच्चा माल खरीदती है, फिर उसे सामान को तैयार करके उसे बाजार में बेच देती है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि जो व्यापार है
कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। फ्रॉम द 6th century BC लैंड एंड रिवर रूट्स क्रीज अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड द overseas from parts that dotted the coastline extended across the Arabian Sea to East and North Africa and West Asia and through the Bay of Bengal to Southeast Asia and China. Rulers often attempted to control these routes, possibly by offering protection for a price. यानी कि कभी कभी जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की ये बात है, उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल सा बिछ गया हो, क्योंकि पहले जो व्यापार था वो नदियों से और स्थलों से होता था। तो उस समय ऐसे लगता था जैसे व्यापार सा फैल गया हो सभी दिशाओं में। मध्य एशिया और उससे आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब से होते हुए उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण रखने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा से बदले में उनसे धन लेते थे। यानी कि कुछ लोग जब व्यापार करने के लिए जाते थे तो उनसे है ना उस व्यापार करने के लिए भी टैक्स वसूला जाता था। दोज हु traversed these routes including paddlers who probably traveled on foot and merchants who traveled with caravans or blue carts and pack animals। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी थे। किन व्यापारियों में शामिल कौन कौन थे? तो पैदल फेरी लगाने वाले थे, बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्राएं करते थे। हुज वेंचर्स वर रिस्की बट हाईली पोर्टेबल। हालांकि ये यात्रा बहुत खतरनाक थी लेकिन बहुत लाभदायक इनको होती थी। सक्सेसफुल मर्चेंट्स डिजाइन एट मस्थुवन in Tamil and Seti and Satwaha in Prakriti could become and mostly rich। तमिल भाषा में मस्थुवन था और प्राकृतिक में सतवाहा और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते। तो ये व्यापारियों के नाम हैं, ये आपने याद रखने हैं कि तमिल भाषा में मस्थुवन है और प्राकृतिक में सतवाहा और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध थे। ए वाइड रेंज ऑफ गुड वर्क कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू। ये कुछ एक सामान पहुंचाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे साल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल, ओर्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट टू नेम ए फ्यू। स्पाइसेस यानी कि मसाले वगैरह, स्पेशली पीपर जिसमें काली मिर्च होती वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर। काली मिर्च की डिमांड रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक थी। एज वर टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरियन। कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों व कपड़ों व जड़ी बूटियों की काफ़ी भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो यहाँ व्यापार के बारे में बताया गया है कि व्यापार उनका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किस तरह के व्यापारी थे। तमिल में, प्राकृतिक में उन्हें क्या कहा जाता था, और रोम में काली मिर्च की सबसे ज़्यादा मांग थी। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर पता लगी है। नेक्स्ट है कोइंस एंड किंग्स, यानी कि सिक्के और राजा। टू सम एक्सटेंट exchange were facilitated by the introduction of coins, पंचमार्गड coin made of silver and copper। के व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। जो पंचमार्ग सिक्के हैं, पूछा जाता है
कि किससे बने थे, तो ये पंचमार्क सिक्के सिल्वर और कॉपर से बने हुए थे। वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट टू द minted and used. These have been recovered from excavation at the number of sites throughout the subcontinent. Numismatists have studied these the other coins to reconstruct possible commercial networks. कि पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अध्ययन करके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों में इनका पता लगाया है। और सिक्कों के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो पूछा जाता है आपसे स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। पंचमार्क सिक्के किसके बने थे, तो पंचमार्क सिक्के सिल्वर और कॉपर के बने थे। अटेम्प्ट्स मेड टू आइडेंटिफाई द सिंपल ऑन पंचमार्कड कॉइन विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज इंक्लूडिंग द मौर्य सजेस्ट दैट दीज वर इशूड बाय किंग्स। कि यहाँ सिक्का पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। संभव है कि ये कुछ सिक्के व्यापारियों, धनपतियों, जो अमीर लोग थे, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के चलाए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिले हैं वो यहाँ से हमें पहचान मिले कि मौर्य वंश ने सिक्के चलाए थे। लेकिन कुछ धनी लोग भी थे, कुछ उद्योगपति थे, कुछ आम नागरिक भी थे जिन्होंने भी ये सिक्के चलाए थे। लेकिन मोस्टली जो सिक्के चलाए जाते थे वो राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड द इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक। कि जो सबसे पहले सिक्के चलाए गए थे खुद के नाम के और इमेजेस के, जो शासकों की इमेज होती थी, तो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। तो किसने चलाए थे, वो इंडो ग्रीक शासकों ने। हु इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट 2nd सेंचुरी। और इनका जो कंट्रोल था वो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट, उपमहाद्वीप के नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट तक था। यानी कि सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे, जिस पर नेम लिखा होता था और राजा की तस्वीर होती थी, तो वो इंडो ग्रीक ने चलाए थे। द कुषाण हाउवर ईस्ट द लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स 1st सेंचुरी। प्रथम शताब्दी में जो कुषाण थे, कुषाण एक डायनेस्टीज है, उन कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद दोज इशूड बाय कंटेम्प्रेरी रोमन एम्पायर्स एंड द पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान एंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन नॉर्थन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों, जो इन सिक्कों का आकार था और वजन था, वो रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी की सिक्कों के बिल्कुल समान था, जो कुषाण शासकों ने शुरू किए थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इट इज ऑब्वियस दैट नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड वर not confined within political boundaries. South India was not part of the Roman Empire, but there were close connection through trade. इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। कि जो दक्षिण भारत है वहाँ से कौन से सिक्के मिले हैं, हमें रोमन सिक्के मिले हैं। तो जिससे क्या स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। कोइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स सच एज दैट ऑफ द अयोध्या ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। आर्कोलिस्ट हैव unearthed several thousands copper coins issued by the Yodha, pointing to the latter's interest and partition in economic exchange। तो यहाँ पर है ना, हमें सिक्कों के बारे में अलग अलग बताया गया कि किसने किस तरह का सिक्के चलाए हैं। तो ऐसे ही सिक्के पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धा
कबालाई गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुरातत्वविदों को योद्धा शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धाओं के व्यापार में रुचि और सहभागिता का बारे में हमें पता लगता है कि उनकी रुचि भी काफ़ी व्यापार में थी। तो जो योद्धा क्षेत्रों में सिक्के मिले हैं पंजाब और हरियाणा के, वो तांबे के सिक्के थे। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीड करें। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।